नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकुर सर क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सबको पता है इस चैनल पर मैं डेली 15 से 20 मिनट की एक वीडियो जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आज का अपना सेशन होने वाला है एसी थ्योरी, जिससे रिलेटेड दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन हर बार किसी भी एग्जाम जो अपने आईटी से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होती है उसमें भरा पड़ा होता है, मतलब कि पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों, आज बहुत ही मजेदार होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे देख पा रहे साथियों, वन लाइनर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो दोस्तों हर बार एग्जाम में रिपीट हुई है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा हूं माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन अपना, विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा नियत रहती है जिसे क्या करते हैं साथियों, क्या करते हैं बोलिए। आप सबको पता होगा, एक होता है एसी और एक होता है डीसी, अल्टरनेटिंग करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट। तो उनमें से आपको दोनों की डेफिनेशन तो परफेक्ट याद ही होगी, क्योंकि आईटीआई में इतना तो एसी और डीसी में दोनों में कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाता है कि एसी क्या होती है और डीसी क्या होती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन अपना, विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा नियत रहती है उसे क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड। डीसी धारा बोलते हैं, डिस्ट धारा बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा। क्वेश्चन है अपना, वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा निश्चित दर पर परिवर्तित होते रहती क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा। क्वेश्चन अपना, एसी का पारेषण मतलब कि ट्रांसमिशन निम्न लागत पर लंबी दूरी तक किया जा सकता है। ठीक है साथियों, देख लिया होगा आपने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि एसी का उत्पादन अधिकतम पूछा। देखिए साथियों, क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है कि सामान्य जनरली बोलेगा कि भारत में एसी मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट का उत्पादन कितने वोल्ट तक होता है, तो आपको लगाना माय डियर फ्रेंड 11 केवी। अगर लेकिन आपको बोलता है अधिकतम उच्च वोल्टेज कितना किया जाता है, तो आपको क्या लगाना है, 33 केवी लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे दिया है 33,000 वोल्ट। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन अपना कि प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक सेकेंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, मतलब कि जो चक्र होता है ना, चक्र प्रति साइकिल, अभी बताऊंगा मैं आपको। आगे देखिए तो उसे क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको पता है फ्रीक्वेंसी कितनी भारत की, आपको पता है 50 हर्ट्ज होती है। तो टॉलरेंस कितना होता है साथियों, ±3% होता है, मतलब कि 47-48 तक चलेगा या फिर 51-52 तक, मतलब इतना कम ज्यादा वो अपना सह सकता है। ठीक है, यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आवृत्ति मतलब कि फ्रीक्वेंसी का प्रतीक एफ होता है, इसका मात्रक हर्ट्ज होता है तथा अथवा इसका और एक मात्रक होता है। देखिए इसे क्या लिखा हुआ है, साइकिल प्रति सेकंड, जिसको हम चक्र प्रति सेकंड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ऐसा लिखा जाता है चक्र प्रति सेकंड। ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोलना चाह रहा साथियों। क्वेश्चन है डियर फ्रेंड कि प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे दिया हुआ है दोस्तों, P इंटू को N अपॉन के XOBP क्या है, पोलो की संख्या, N क्या है, स्पीड है ना। तो यह भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा एसी करंट अथवा वोल्ट तथा किसी भी पल, मतलब कि एसी करंट में वोल्टेज का किसी भी पल का मान क्या कहलाता है, वह तात्कालिक मान कहलाता है साथियों। आपको तो पता ही होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे क्या होगा, आप जो ये वल्नरेबल क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो आपको पता है अपनी आगामी एग्जाम अभी बहुत पास में आ रही, इसको लगाने से दोस्तों आपको पता हो जाएगा कि आपसे कितना क्वेश्चन आप मतलब अटेंड कर पा रहे हो, मतलब कि कितना आपको पता था और कहां आप फंस रहे थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए। ठीक है, आगे देखिए माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन है, RMS मान मतलब होता है रूट स्क्वायर, RM रूट मींस स्क्वायर। ठीक है, मान को प्रभावी मान भी बोलते हैं, याद रखिएगा एग्जाम में 2-3 नाम से इसको पूछा जाता है। ठीक है, RMS मान ज्ञात करने के लिए एसी के तात्कालिक मानों का वर्ग, उनके देखिए इसमें लिखा हुआ है RMS मान ज्ञात करने के लिए एसी के तात्कालिक मानों का वर्ग करके उनका औसत मान निकाला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सभी वैद्युतिक मापक यंत्र है ना, आपको पता होगा अपना प्राथमिक होता है और एक द्वितीयक होता है। ठीक है,
मैंने इंस्ट्रूमेंट इसमें पढ़ा चुका हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा। सभी वैद्युतिक मापक यंत्र एसी का आरएमएस मान रूट मैन स्क्वायर प्रभावी मान जिसे बोलते हैं उसी को वह दर्शाता है। ठीक है, आगे देखिए डियर फ्रेंड क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन है अपना कि एसी का आरएमएस मान क्या होता है। 0 पॉइंट याद रखिएगा, ये वैल्यू आती है कि जो आरएमएस मान होता है एसी का कितना होता है साथियों, 0.707 होता है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एसी का औसत मान कितना होता है 0.6 देखिए 0 पॉइंट कितना दिया दोस्तों 0.637 या फिर 637 या फिर 0.637 याद रखिएगा, ये भी आपको याद होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन अपना क्या बोलना चाह रहा साथियों, देखिए क्वेश्चन देखिए कि शिखर मान, व्हाट इज शिखर मान बताएंगे आपको। शिखर मान तथा प्रभावी मान के अनुपात को क्या बोलते हैं, पिक फैक्टर बोलते हैं। इसका और एक नाम होता है उसे क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, क्रेस्ट फैक्टर भी कहलाता है। पिक फैक्टर जो होता है ना, अधिकतम मान जिसको बोलते हैं शिखर मान बोलते हैं। ठीक है, वो उसका मान कितना होता है, उसका मान होता है साथियों √2। का मान तो आपको पता होगा, सबने पढ़ाई रखा होगा तीसरी चौथी पांचवी से। ठीक है, 1.414 होता है, आपको याद होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है कि प्रभावी मान है ना, प्रभावी मान वही आरएमएस मान आ गया, वो औसत मान मतलब कि देखिए आरएमएस अपॉन के औसत मान मतलब कि एवरेज वैल्यू है ना का अनुपात क्या होता है, यह होता है साथियों फॉर्म फैक्टर होता है, जिसका मान कितना होता है साथियों 1.1 होता है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के लिए, आपको याद होना चाहिए साथियों। ठीक है, तो ये देखिए इसको रूप गुणांक भी कहते हैं, तो ये आपको पता होगा। ठीक है साथियों, आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, जब दो प्रत्यावर्ती राशियां अपने शिखर मान पर एक साथ पहुंचती है तो इन फेज अथवा कला में राशियां कहलाती है। मतलब कि उन्हें क्या बोलते, जब दो प्रत्यावर्ती राशियां अपने शिखर मान पर एक साथ पहुंचती तो उन्हें क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, इन फेज अथवा कला। इन फेज को ही तो कला बोलते हैं ना, है ना, निम्मी में उसको कला बोला जाता है। ठीक है, कला में राशियां कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन है अपना कि जब दो प्रत्यावर्ती राशियां अपने शिखर मान पर कुछ अंशों मतलब कि थीटा डिग्री के अंतर पर पहुंचती है तो वे क्या कहलाती है, आउट फेज राशियां कहलाती है। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन है अपना कि यदि दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच, प्रत्यावर्ती राशि समझ गए होंगे आप, अपना ऐसी राशि जो है ना, ठीक है, तो दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच जब 90 डिग्री का फेज अंतर होगा तो उस कंडीशन में उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे क्वाड्रेटर राशियां कहलाएगी, क्वाड्रेचर राशियां कहलाएंगी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच 180 डिग्री का फेज अंतर होता है तो वे एंटी फेज कहलाएगी। याद रखिएगा, बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ डिफरेंट तीनों में, 90 डिग्री कब होगा जब क्वाड्रेचर होगी, 180 डिग्री कब होगा जब एंटी फेज होगा, है ना। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन है अपना, वह प्रत्यावर्ती राशियां जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा मतलब बाद में अपने शिखर मान पर पहुंचे तो लीडिंग राशियां कहलाती, अग्रगामियां कहलाती है। ठीक है साथियों, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है इसमें कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर जो होता है, शक्ति गुणांक cos फाई इसको बोलते हैं हम, क्या होता है माय डियर फ्रेंड, वह होता है देखिए यूनिटी होगा। तो पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अपना दिखा पा रहा है आपको, अथवा इसमें क्या लिखा है, उन्हें यूनिटी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा तथा वोल्टेज क्या होगी, एन फेज होगी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा मतलब कि करंट तथा वोल्टेज के बीच जो एंगल होगा कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा माय डियर फ्रेंड। आगे देखिए क्वेश्चन अपना, एसी प्रतिरोधी परिपथों में शक्ति की गणना डीसी परिपथ की भांति की जाती है। ठीक है,
एसी शुद्ध प्रतिरोधी मतलब कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर की गणना डीसी परिपथ की भांति की जाती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डीसी में इंडक्शन तथा इंडक्टेंस का प्रभाव नहीं होता। आप सबको पता है कि जो डीसी सप्लाई होती है ना उसमें क्या होता है कि जो अपना इंडक्शन का गुण नहीं होता, और जो एसी सप्लाई होती है उसमें इंडक्शन का मतलब कि प्रेरण का गुण होता है। उसी के तो सिद्धांत पे जो अपना ट्रांसफार्मर होता है ना साथियों, सप्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, आपको पता होगा। इसीलिए जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हमेशा एसी सप्लाई दी जाती है, डीसी सप्लाई नहीं दी जाती, क्योंकि डीसी सप्लाई देंगे तो उसकी वाइंडिंग जल जाएगी, क्योंकि वहां पे इंडक्शन और इंडक्टेंस नहीं होगा। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर केवल एसी पर कार्य करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है अपना एसी थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, डीसी पर ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता, क्यों भैया क्यों नहीं करता बताइए हमें। क्योंकि डीसी में इंडक्टेंस का मान शून्य होता है तथा वाइंडिंग क्या होगी भैया, जल जाएंगी, बर्न हो जाएंगी, उसकी वैसी की तैसी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, एसी परिपथों का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का क्या करता है, विरोध करता है। देखिए साथियों इसमें क्या कर रहा है, करंट में परिवर्तन हो रहा है तब क्या कहलाएगा, उसे इंडक्टेंस जिसको क्या बोलते हैं, प्रेरकत्व बोलते हैं। इसमें देखिएगा, और जब साथियों वोल्टेज में परिवर्तन होगा तो वह कैपेसिटेंस या फिर जो कैपेसिटेंस बोलते हैं ना, कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटेंस देखा होगा सी से दर्शाते हैं उसको, है ना, वह कहलाएगा जब क्या होगा, एसी परिपथों का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा लिखा है, और जब विद्युत वोल्टेज के मान में आएगा तो वहां पे क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, कैपेसिटेंस आ जाएगा। ठीक है, यह भी जो क्वेश्चन है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, प्रेरकत्व। व्हाट इज प्रेरकत्व? प्रेरकत्व क्या होता है दोस्तों, यह भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसकी इकाई क्या होती है, हेनरी होती है, इसे यल से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन अपना क्या बोलना चाह रहा है, इंडक्शन प्रेरण के लिए, मतलब इंडक्शन को प्रेरण नहीं तो बोलते ना इंग्लिश में, तो इंडक्शन के लिए दो कुंडलियों को आपस में संयोजित होना विद्युतिक रूप से आवश्यक नहीं है। तो आप सबने देखा होगा माय डियर फ्रेंड कि जो ट्रांसफार्मर होता है ना उसमें क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, तथा प्राइमरी वाइंडिंग का सेकेंडरी वाइंडिंग से कहीं तक भी इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता। मतलब कि यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग का सेकेंडरी वाइंडिंग से कहीं तक इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता, वह केवल इंडक्शन के कारण प्राइमरी वाइंडिंग में दिया गया पावर फ्रीक्वेंसी जो अपना वोल्टेज होता है वह इंडक्शन के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या करता है दोस्तों, परिवर्तित हो जाए। मतलब अगर वाइंडिंग अधिक होगी तो स्टेप अप कहलाएगा, वाइंडिंग कम होगी तो स्टेप डाउन कहलाएगा। ठीक है, समझदार हो, आपको सब समझता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना, इंडक्शन प्रेरण के लिए दो कुंडलियों को आपस में संयोजित होना विद्युतिक रूप से आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखिए, किसी कुंडली में 1 एम्पियर में प्रति, देखिए किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकेंड की दर पर विद्युत धारा परिवर्तन से 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल पैदा होता है, तो कुंडली का इंडक्टेंस या हेनरी कहलाता है। तो ठीक है साथियों, आप समझ गए होंगे इसमें इंडक्टेंस किसको बोला गया है। ठीक है, किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर पर विद्युत धारा में परिवर्तन से 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल पैदा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, इंडक्टेंस या 1 हेनरी कहते हैं। क्योंकि 1 हेनरी बराबर क्या होता है दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए, 1 वोल्ट अपान के 1 कूलम होता है, आपको पता होगा। तथा साथियों आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1 फेरेड बराबर क्या होता है, 1 फेरेड बराबर होता है 1 कूलम अपान के 1 वोल्ट होता है, यह पता होगा साथियों आपको। तो इसी का यह अपोजिट हो जाएगा कौन, इंडक्टेंस हेनरी, जिसकी इकाई होती है। ठीक है, क्वेश्चन अपना, सेल्फ इंडक्शन के कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल आरोपित विद्युत वाहक बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं भैया, बैक ईएमएफ, काउंटर ईएमएफ, पश्च विद्युत वाहक बल कहते हैं। आप 2-3 बार पढ़िए, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन अपना, विरोधी विद्युत वाहक बल का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक कुंडली में प्रवाहित हो रही धारा के मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, म्यूचुअल प्रेरण
या फिर म्यूचुअल इंडक्शन को पारस्परिक प्रेरण, अन्योन प्रेरण, सह प्रेरण। साथियों देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मतलब ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसमें से आपको दे देगा म्यूचुअल इंडक्शन दे देगा, पारस्परिक प्रेरण दे देगा, अन्योन प्रेरण दे देगा, सह प्रेरण दे देगा। ये सब के सब एक जैसा है, कोई इसमें सिर्फ नाम मतलब कि एक ही चीज है, नाम अलग अलग रखा है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, दो कुंडलियों का वह गुण जो उनमें प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के मान में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करे उसे पारस्परिक प्रेरण कहते। प्रतीक यम तथा मात्रक हेनरी होता है, ठीक है। ये वही है जो अपना इंडक्टेंस था ना, उसी के रिलेटेड है, ठीक है। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, धारा प्रवाह में किसी कुंडली द्वारा प्रस्तुत किया गया विरोध इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरकी प्रतिघात कहलाता है। साथियों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, है ना। सीरीज में इंडक्टर चोक की संख्या बढ़ाने पर प्रेरणिक प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस में वृद्धि होती है, ठीक है साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है कि समांतर में इंडक्टर चोक की संख्या बढ़ाने पर प्रेरणिक प्रतिघात में क्या होगी साथियों, कमी होगी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल दो प्रकार के होते, तो वह कौन से होते भैया। स्वप्रेरित ईएमएफ उसी कुंडली में उत्पन्न होता है। तो दोस्तों यह सिद्धांत अपना कहां काम करता है भैया, जो अपना ऑटो ट्रांसफार्मर होता है ना, वह सेल्फ इंडक्शन स्वप्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। पारस्परिक प्रेरण ईएमएफ जो पड़ोसी कुंडली में उत्पन्न होती है भैया, पड़ोसी वाला वो अपने घर के बाजू वाला जो होता है, मतलब कि आपको पता होगा कि एक प्राइमरी वाइंडिंग है, उसके पड़ोस में क्या होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग रहती है। तो इसमें क्या होता है, यह पारस्परिक प्रेरण के कारण दूसरी वाइंडिंग में क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो वो यही बोलना चाह रहा है, ठीक है। यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रेरण का प्रेरकत्व इंडक्टेंस निम्न चार बातों पर निर्भर करता है। भैया क्वेश्चन उठ के आता है इससे रिलेटेड भी, ठीक है। क्या आता है कि किन किन पर, जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो उसी प्रकार जो अपना प्रेरकत्व होता है, इंडक्टेंस होता है, निम्न चार बातों पे क्या करता है भैया, डिपेंड करता है। क्रोड की चुंबकनशीलता जिसको म्यू से दर्शाते हैं। आगे देखिए, टर्नों की संख्या जिसको लपेटन बोलते हैं, लपेटनों की संख्या जिसको एन से दर्शाते हैं, तथा टर्नों के बीच की दूरी डिस्टेंस, ठीक है। आगे देखिए, तथा तार मतलब कि जो अपना चालक है ना, तथा कोड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इन चारों बातों पे वह क्या करता है भैया, डिपेंड करेगा। तो दोस्तों आपको अभी जो मैंने आपको ऐसी थ्योरी पढ़ाया हूँ, ठीक है, इसमें बाकी बहुत बचा है, इसमें भी मतलब 3-4 इसमें और इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैं आपको दोस्तों नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।